Good morning, everybody. Welcome to Lawsico's Daily News Analysis. Today is 29th May 2020, and the topics that we'll be discussing today are Supreme Court took suo motu cognizance of migrants issue, and then it has issued certain directions. We will be discussing these directions. Secondly, the effect of COVID-19 on the economy, and we'll be discussing certain aspects of that problem. Thirdly, fake news and how Twitter called out Donald Trump, the President of United States. And lastly, we'll be discussing India-China border issue that has come to light again in the recent few days. So the first topic for today, Supreme Court has recently, day before yesterday in fact, took suo motu cognizance of the migrant issues. यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ही दिन पहले प्रवासियों की परेशानी का, जो कि कोविड-19 की वजह से उन्हें इतनी परेशानी हो रही है, उसका संज्ञान लिया। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि कैसे माइग्रेंट इशू पैदा हुआ देश में बिकॉज ऑफ कोविड-19. So while all of us were at our houses, in our homes, certain daily laborers, जो डेली काम करने वाले लोग होते हैं, जो अपने घरों से दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते हैं, उनके लिए ये जो पूरा लॉकडाउन हुआ देश में, ये बहुत ही सरप्राइज की तरह आया. कम से कम 4 दिन ही मिले होंगे उन्हें जब उन्हें नोटिफाई किया गया कि लॉकडाउन होने वाला है. काम उनके पास था नहीं और डेली लेबरर्स ज्यादातर उनके पक्के घर नहीं होते हैं जहाँ पे वो प्रवास करके काम करने जाते हैं. तो इसलिए दे वांटेड कि वो अपने घर वापस जा पाए इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में. But however, all the transportation services, trains, buses, everything was shut to complete the effect of lockdown. इसीलिए इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो प्रवासी मजदूरों ने झेली है, क्योंकि उनके पास घर जाने के लिए साधन ही नहीं थे. और इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. तो कल की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी करे हैं और उसमें से मेन इशू जो आ रहा है वो ये है कि कोई भी राज्य सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर रेलवेज, दे विल नॉट चार्ज फीस और बस ट्रेन फेयर फ्रॉम दीज वर्कर्स. यानी कि इन सभी मजदूरों को फ्री में आने जाने की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर रेलवेज द्वारा. उनसे चार्ज फी नहीं की जाएगी, ट्रेन के टिकट नहीं चार्ज किए जाएंगे उनसे. और ये सही भी है क्योंकि इन्होंने बहुत झेला है काम. जैसा कि हम जानते हैं इकोनॉमी की व्यवस्था काफी बुरी चल रही है और डेली मजदूरों के पास तो काम है ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क अभी पूरे तरह से उभर के हो नहीं रहा है. इसीलिए वर्कर्स को फ्री उनके घर वापस जाने की आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो माइग्रेंट वर्कर का वापस आने का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में भी यह गवर्नमेंट ने रूल्स अप्लाई करे हैं कि हर किसी माइग्रेंट वर्कर का पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा. एवरीबडी इज checked on the basis of whether they have COVID-19 or not. तो जो भी उसके तरीके होते हैं, टेम्परेचर चेक करना या फिर सलाइवा चेक करना या फिर म्यूकस चेक करना, उसके जरिए आपके शरीर में वो वायरस प्रेजेंट है कि नहीं वो देखा जाता है पहले, और उसके बाद ही आपको रजिस्टर किया जाता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, काफी लंबी तकनीक है, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया काफी लंबा प्रोसीजर है और उसे स्पीड अप करना जरूरी है. अदरवाइज हो क्या रहा है कि जिस माइग्रेंट ने 1 हफ्ते पहले रजिस्टर कराया होगा उसको भी अभी तक कॉल नहीं आया है कि वो वापस जा सकते हैं. इसलिए इट्स एसेंशियल दैट द प्रोसेस इज सिंप्लीफाइड एंड इट इज स्पीड अप. थर्डली, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन सारे माइग्रेंट्स को शेल्टर, फूड और वाटर की व्यवस्था अवेलेबल कराई जाए. यह व्यवस्था का जो भी खर्चा आएगा ये सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और रेलवेज और दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट को, जहां से मजदूर चल रहा है और जिस स्टेट में मजदूर जा रहा है, उन दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को इक्वली बेयर करना होगा. लेकिन कुछ भी मजदूर से चार्ज नहीं किया जाएगा. तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है.
और लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी माइग्रेंट वॉक करता हुआ पाया जाएगा उसको नियरेस्ट कैंप तक ले जाया जाएगा। यानी कि हर जगह जगह पे कैंप सेटअप किए गए हैं। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है, टाइम लेता है, तो वो कह रहा है कि कई माइग्रेंट्स वापस चल के जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन केस कोई माइग्रेंट चल के वापस जाते हुए पाया गया, they will be escorted to the nearest camps and they'll be kept there. Safely, they'll be provided shelter, food, and water. So these were the guidelines that were issued by the court. And समस्या बड़ी है, टाइम टेकिंग है, और इसको रिसेंट महीनों में सुलझाना काफी डिफिकल्ट नजर आ रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं रोज कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के निर्णय, इस तरह के आदेश से कुछ मदद मिलती रहेगी, और हम आइज रखेंगे अपनी, हम इस पे नोटिस रखेंगे कि डेली बेसिस पे क्या पॉलिसीज आ रही हैं कोर्ट की, सरकार की, कोविड पे, and we will make you aware of all these policies. Second news for today is the effect on trade by pandemic. तो अगेन कोविड-19 ये जो महामारी चल रही है, इसका हर तरफ कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, और इकोनॉमी तो डेफिनेटली सफर कर ही रही है। पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गिर ही गए हैं। तो उसी पे आज हम कुछ देर बात करेंगे। सो इकोनॉमी की व्यवस्था जो है पैंडेमिक, इस महामारी के आने से पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। हमारी इकोनॉमी पहले से डाउन टर्न ले रही थी इस साल की शुरुआत से ही। हाउएवर पैंडेमिक के आने के बाद तो ये जो पूरी व्यवस्था है हिल ही चुकी है, सिचुएशन और खराब होती जा रही है। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है वो 60% पहले ही गिर चुके थे, लेकिन उसके आने के बाद खराब हो गई है व्यवस्था पैंडेमिक के आने के बाद। लेकिन सिर्फ फार्मास्यूटिकल और आयरन ओर इंडस्ट्री ने जो है, इन्होंने एक्सपोर्ट में ग्रोथ शो करी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इंडिया में दवाइयां बनाई जा रही हैं, और ये जो दवाइयां बन रही है ये पूरे विश्व में एक्सपोर्ट हो रही है। थोड़े दिन पहले अगर आपने न्यूज पे ध्यान दिया हो तो यूएस इंडिया से कुछ दवाइयां मांग रहा था, और भारत ने पहले मना कर दिया था, फिर उसके बाद उन दवाइयों का ट्रेड अलाउड हो गया। तो इसी प्रकार की अन्य दवाइयां भी जो है उनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और आयरन ओर इंडस्ट्री पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है इस बीमारी का। ऑयल भी अगर देखा जाए तो ऑयल के एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा कम नहीं हुए हैं, ऑयल के एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं। लेकिन ऑयल के साथ परेशानी ये हो रही है कि ग्लोबल महामारी की वजह से ऑयल का प्राइस कम हो गया है। Therefore, even if India is exporting oil, उसका ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑयल का प्राइस इटसेल्फ कम हो गया है। तो हमें जो कॉस्ट माइनस एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है वो हमें प्रॉफिट के रूप में ऑयल एक्सपोर्ट से मिल नहीं रहा है, इसीलिए उसका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है यहाँ पे। अब गवर्नमेंट ने, आपने सुना ही होगा 2-3 दिन पहले, सॉरी इस मई की शुरुआत में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था। उसका जिक्र हमने इसी हफ्ते की एक वीडियो में पहले डिटेल में एनालिसिस किया है। अगर हम उस स्टिमुलस पैकेज की बात करें तो उसमें कई प्रोविजंस थे, कई पैसे कई लोगों को दिए गए थे, ग्रुप्स को दिए गए थे। हालांकि एक्सपोर्टर्स को ज्यादा रिलीफ मिला नहीं था। तो देखा जाए तो आरबीआई ने अनाउंसमेंट्स भी करे हैं जिससे एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पेशल फंड ऑफ ₹15,000 crore has been announced, through which liquidity facility for Export Import Bank of India has been announced. तो लिक्विडिटी अगर आएगी तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, और इसीलिए यह अनाउंसमेंट कहने के लिए अच्छा है। 6 months extension for importers to complete outward remittance, ये तो importers के लिए है। और एक ये maximum permissible credit period from banks was extended from 12 months to 15 months. ये जो क्रेडिट पीरियड है, यानी कि लोन देने का जो पीरियड है, ये 12 महीने से 15 महीने इंक्रीज कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि जो लोन रिटर्न करने की विंडो होती है उसका टाइम पीरियड बढ़ गया है। यानी कि पहले अगर किसी को 12 महीने में अपना लोन लौटाना होता तो वो अब 15 महीने कर दिया गया है, और ज्यादा टाइम लोन लौटाने के लिए मतलब बिजनेस में ज्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस है। इसीलिए यह एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। लेकिन इसके क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये जो 3 महीने का पीरियड बढ़ाया गया है, ये कोई बहुत ही नया
नई पॉलिसी नहीं है बैंक की। इनफैक्ट दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड अ फ्यू मंथ्स बैक ऑल्सो। यानी कि अगर हम इस पे ज्यादा विचार करें तो यह भी सोचा जा सकता है कि पॉलिसी मेकर्स के पास ज्यादा नए तरीके आ नहीं रहे हैं इस पैंडेमिक से निपटने के लिए। यानी कि अगर पहले भी इस टाइप की पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है और उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन पे थी, इसका मतलब फिर से ऐसी पॉलिसी अनाउंस करने से हम कुछ ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये पॉलिसी अनाउंस हुई है और इसका इफेक्ट क्या होगा दैट कैन ओनली बी सीन इन फ्यूचर। हालांकि पॉलिसीज तो अनाउंस हो रही है, लेकिन मई के महीने में कुछ ऐसी ज्यादा प्रॉफिट्स हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पैंडेमिक से बिजनेस, व्यापार, सब कुछ बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट हो चुका है। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड डिप एक्सपेक्ट किया जाए वर्ल्ड मार्केट में। उन्होंने स्पेसिफिक अगर हम हुआ इसके बारे में तो डब्ल्यूटीओ एक्सपेक्ट्स ट्रेड फ्लोस टू स्लिप बिटवीन 13% टू 32% इन 2020। यानी कि पूरे 2020 में ये ट्रेड ड्रॉप चलता रहेगा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। एंड यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिजनेसेस भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो इट इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म गेम। इफ यू हैव एवर इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट कभी भी आप शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं माना जाता है। इन्वेस्टमेंट, if I had to quote a famous sentence, investment will not be a marathon. Investment cannot be a sprint. Investment can only be a marathon. It's a long-term game, and therefore trade is also a long-term game. Pandemic से effects आए हैं, लेकिन अब ये लंबे गेम में देखा जाएगा कि इसके इफेक्ट कितने दौर तक चलते हैं, कितना लंबा चलते हैं। Third news for today is fake news. So सब इससे फेक न्यूज के टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी कि किस प्रकार ये आजकल न्यूज में चल रहा है। तो हुआ क्या कि कुछ समय पहले यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के जो राष्ट्रपति हैं श्री डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ट्वीट्स करी। बहुत एक्टिव है वो ट्विटर पे, रोज काफी ज्यादा ट्वीट्स करते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने कुछ ट्वीट्स करे एंड उन ट्वीट्स पर जो ट्विटर कंपनी जो है उसका रिप्लाई आया। एंड दोस ट्विटर कंपनी रिप्लाइड दैट दोस ट्वीट्स वर फैक्चुअली इनकरेक्ट। यानी कि वो गलत थे, फैक्ट्स के हिसाब से वो गलत थे, तथ्यों पर सही नहीं थे वो ट्वीट्स। और इस पर क्योंकि वो यूएस के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने काफी स्ट्रांगली स्टेटमेंट दिया कि ट्विटर एंड ऑल अदर सोशल मीडिया साइट्स should be strongly regulated and should be closed down। यानी कि ऑफेंसिव हो गए वो, थोड़ा सा कह सकते हैं हम। तो ऐसा स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, और इससे हम डायरेक्ट होते हैं फेक न्यूज की तरफ। अब ये फेक न्यूज है क्या? फेक न्यूज बेसिकली देखा जाए तो फेसबुक फॉरवर्ड्स अगर आए ही होंगे आप लोगों के पास, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, जो मैसेजेस होते हैं which are factually not correct, that those pieces of information are called fake news। कल ही मेरे पास जैसे कि एक मैसेज आया जिसमें यह लिखा हुआ था कि टिड्डी दल, लोकस्ट के बारे में भी हमने पिछले वीडियोस में काफी डिटेल में एनालिसिस किया है। लोकस्ट जो है वो आ चुका है एक शहर में जहां पे वो नहीं आया है। ये दिल्ली के लिए कहा गया था, दिल्ली में अभी आया नहीं है, लेकिन उस मैसेज में ऐसा लिखा हुआ था कि लोकस्ट दिल्ली में आ चुका है, कई लोगों पे हमला कर दिया है। ये खाली एक डराने की कोशिश थी, लेकिन मैंने तुरंत उसे चेक किया एंड आई फाउंड दैट इट वाज नॉट ट्रू। इट हैज नॉट येट रीच्ड, however there's a threat to reach, but it has not yet reached Delhi। So this is the type of news that affects people's mind, but it is not actually true, and it is called fake news। तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फेक न्यूज आप हर किसी ने, everybody has experienced Facebook thanks to all the social media platforms that we all are exposed to, especially WhatsApp।
तो न्यूज़ कंटेंट जो आउट होता है, अगर न्यूज़ चैनल्स को हम देखें या न्यूज़पेपर्स को देखें, those news contents are properly verified. यानी कि when news channels tell you a certain pieces of news, there are multiple levels of text through which that news passes, and it is verified that the information that has been given out to the public at large is factually correct. यानी कि तथ्य जो उस न्यूज में दिए जाते हैं वो करेक्ट होते हैं, वो सही होते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए आप तक न्यूज पहुंचती है, उसमें ये सारे चेक्स नहीं होते। कोई भी, और कहे तो ज्यादातर लोग ये चेक नहीं करते कि यह जो हमारे पास न्यूज आ रही है ये सही है कि नहीं। उसमें वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती जो एक्चुअली में न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर्स में होती है। और इसी कारण कई घटनाएं हम देख रहे हैं, जैसे कि इंडिया की अगर बात की जाए, तो अगर आप अवेयर हो लिंचिंग की घटनाएं जहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है फेक न्यूज की वजह से, राजस्थान में, यूपी में देखी गई कि एक लोगों का ग्रुप एक इंसान को घेर लेता है क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की न्यूज मिली गई, फेक न्यूज मिली है, और दिस लीड्स टू दैट द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। So fake news has a lot of harmful effects, and lynching is one of the effects that we have seen here in India. और अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो ये जो फेक न्यूज होती है, दिस इज मेनली सेंसेशनल। तो किसी भी तरह की सेंसेशनल न्यूज आप तक आ जाएगी और लोगों को बहुत उत्सुकता होगी उसे फैलाने में, क्योंकि वो सेंसेशनल है। अगर तथ्यों की करेक्ट रिपोर्ट देखी जाए तो मे बी वो उतनी सेंसेशनल ना हो और उसे उतना ना फैलाया जाए, पर फेक न्यूज इज sensational and therefore it is forwarded more often. अब राइट टू स्पीच का अधिकार, यानी कि फ्रीडम टू स्पीच और बोलने का अधिकार तो सबको है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू स्पीच इज गारंटीड। However, 19(2) में there are also certain restrictions to it. Now these restrictions have to be reasonable, and the reasonable restriction में जो ground है, जैसे कि public order, morality, health, अब उसमें फेक न्यूज का रेगुलेशन डायरेक्टली फॉल नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर फेक न्यूज के हम इफेक्ट्स देखें, जिस तरह के मैसिव इफेक्ट्स फेक न्यूज करता है सोसाइटी पे और मिसयूज करते हैं लोग फेक न्यूज का, उसको रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी है। गवर्नमेंट का नजरिया भी अगर देखा जाए तो यूएस में तो बोथ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, यूएस की पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में डिवाइडेड है। दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट हैं। दोनों ही का मानना है कि प्राइवेसी के इशू खड़े होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, डेटा का मिसयूज होता है, पॉलिटिकल बायस होता है, टैक्स अवॉइडेंस होता है, इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से काफी मिसयूज करते हैं वो गवर्नमेंट के सिस्टम का। रिपब्लिकन स्पेशली कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंटी कंजर्वेटिव है। However, this is a long discussion, and the main thing to look at here is whether and how we can deal with fake news. तो regulations कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं फेक न्यूज को, ये इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक सिस्टम आता है, एक पॉलिसी है कॉल्ड इंटरमीडियरी लायबिलिटी। Now this policy is not effective or very well placed in India. इंडिया में इंटरमीडियरी लाइबिलिटी का कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर या फिर मीडिया लॉज के अंदर, लेकिन यूएस और यूरोप में ये सिस्टम काफी स्ट्रांगली डेवलप्ड है। तो इंटरमीडियरी लाइबिलिटी आखिर होता क्या है? इंटरमीडियरी का मतलब अगर आप समझें तो इंटरमीडियरी बेसिकली मीन्स अ मिडिल पर्सन, इंटरमीडिएट जो करता है, दो पार्टीज के बीच में जो इंटरमीडिएट करता है उसे बोलते हैं इंटरमीडियरी। इंटरनेट के संबंध में इसको बोला जाए तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे इंटरमीडियरीज हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं आपको किसी एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझाऊं तो फेसबुक का एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक पार्टी तो हो गई, अगर मैं न्यूज पढ़ रही हूँ, then I am one of the parties, and the other party is the person who's putting news on that social media platform. However, the platform per se
is an intermediary because that other party is putting news on the platform. अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं होता तो वो न्यूज मिलने का, दो पार्टीज के बीच में न्यूज आने का कोई जरिया ही नहीं होता। इसीलिए वो जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे इंटरमीडियरीज है। और इंटरमीडियरी लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यह बोलता है कि इंटरमीडियरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे दैट द कंटेंट दैट हैज बीन सर्कुलेटेड थ्रू सच इंटरमीडियरी इज करेक्ट। यानी कि इंटरमीडियरी लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यह पता लगाने की और यह इंश्योर करने की कि उनके ऊपर जो कंटेंट रखा जा रहा है वो ट्रू है, वो करेक्ट है, फैक्चुअली करेक्ट है, वो खाली सेंसेशनल नहीं है। तो यह लाइबिलिटी और यह जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है इंटरमीडियरी लाइबिलिटी का, यह एक अच्छा तरीका है, जरिया है फेक न्यूज से डील करने का। इंडिया में अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है एंड वी लुक फॉरवर्ड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरमीडियरी लाइबिलिटी को इंडिया में लाए जाए। और कोर्ट की जजमेंट को भी पढ़ने की जरूरत है जो इंटरमीडियरी लाइबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो होपफुली आप लोग इस पे और रिसर्च करें और पता करें फेक न्यूज के बारे में, इंटरमीडियरी लाइबिलिटीज के बारे में। एंड दिस विल मेक अ वेरी गुड टॉपिक एग्जाम्स के पर्पज से, बिकॉज कंसेप्चुअली दिस इज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वैसे वैसे ये फेक न्यूज का जो इशू है दिस विल कीप क्रॉपिंग अप अगेन एंड अगेन, एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, for exam aspirants and for everybody to know about what fake news is and how to deal effectively with it. Lastly, last topic for today is India-China border relations. तो जो राष्ट्र 2-3 दिन पहले एक्चुअली इंडिया और चाइना में थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉसिंग फोर्सेस की हुई एंड चाइनीज फोर्सेस के 2-3 लोग इंडियन बॉर्डर में क्रॉस कर गए लद्दाख एरिया के साइड से। अब हाउ मच इज दिस वायलेंट रिटेलिएशन और फ्रेंडली जस्ट क्रॉसिंग द बॉर्डर, दिस हैज टू बी सीन। हाउएवर इस टाइप की घटना हुई है। अब राष्ट्र की अगर हम एक लाइफ देखें, नेशन इन द लाइफ ऑफ अ नेशन, इस टाइप की घटनाएं होती रहती है बिकॉज बॉर्डर्स इन actual life, actual geography are not very clearly demarcated as they are demarcated in the maps. अब मैप्स जो आपके पास मैप्स मिलते होंगे पेपर पे, जो मैप्स होते हैं 2D मैप्स जो होते हैं, उनमें तो इंडिया की बाउंड्री अलग बनी होती है, चाइना की बाउंड्री अलग बनी होती है। लेकिन जब आप उस जगह पे एक्चुअली में जाओगे वहां पे कोई लाइन नहीं बनी है, वहां पे किसी को पता ही नहीं होता है कि बॉर्डर एक्चुअली कब खत्म हुआ, दूसरा देश कब शुरू हो गया। अगर आप लद्दाख के इस रीजन में जाएं जहाँ पे ये बात हो रही है, जहाँ पे चाइनीज फोर्सेस ने इंडिया में एंटर कर दिया है, यह रीजन एक लेक है वहां पे कॉल्ड पैंगोंग त्सो, उसके पास है। अब वो लेक काफी बड़ी है, काफी गहरी है, वहां पे बाउंड्री बनाने का कोई जरिया ही नहीं है एंड देयरफॉर चाइनीज फोर्सेस ने उस लेक को पेट्रोल करते टाइम पे वो इंडिया में एंटर हो गए। इसी टाइप के कई पहले भी किस्से हो चुके हैं 1950s में, 2002 में, 2007 में, 13-14 में। 1950 में जब ये हुआ था उसके बाद तो 1962 इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था, जिसके बाद बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट साइन हुआ था दो देशों के बीच में। लेकिन इस टाइप के स्टैंड ऑफ होते ही रहते हैं राष्ट्रों के बीच में, क्योंकि बाउंड्रीज का पता लगाना स्ट्रिक्टली काफी डिफिकल्ट होता है। इसी टाइप का किस्सा अब भी हुआ है और हालांकि इसमें दोनों देशों का कहना यह है कि वी विल रिजॉल्व टू सॉर्ट दिस आउट पीसफुली, यानी कि कोई वायलेंट एक्टिविटी ना फोर्सेस की तरफ से हुई है ना ही गवर्नमेंट, दोनों देशों की सरकार भी यही चाहती है कि इस पूरे इशू को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक अटेम्प्ट किया है। ही सेड ही वांट्स टू मेक पीस बिटवीन द टू नेशंस। However, the two nations said that they want to resolve this issue by themselves peacefully, and therefore we look forward to how this peaceful agreement happens between the two nations. Thank you. This was all for today. The quiz question is, which social media platform recently declared US President Donald Trump's post as factually incorrect? The options are Facebook, Instagram, Twitter, or Quora. Take your time, read more, and answer. Thank you.